मैं ये कहना चाहता था कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये बजट या इसके पहले के जितने भी बजट हैं, उनमें जहाँ पर असल में देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो 2-3 ज़रूरी पायदान हैं, उनकी सबकी अनदेखी की गई है। उदाहरण के लिए अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूंजीपति निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और वो बड़ा सवाल इस बात से हल हो जाता है कि जब उन्हें बिना निवेश किए हुए ही 112 करोड़ रुपए प्रति घंटा गौतम अडानी जी को और 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा मुकेश अंबानी जी को कमाई हो रही है, तो वो निवेश करने की फिजूल के झंझट में क्यों पड़ेंगे? ये जो क्रॉनी कैपिटलिज्म का दौर है, दरबारी पूंजीवाद का दौर है, उसको ये बजट पूरी तरीके से जारी रखता है। और उनके लिए संसाधनों को जुटाने के लिए जितने भी कर्म किए जा सकते हैं वो इस बजट में भी कंटिन्यूड है। उससे कितने भी आकर्षक तरीके से बयान कर दिया जाए या मीडिया वाले जो कॉर्पोरेट मीडिया के लोग हैं उसको कितने भी चमत्कारिक बजट के रूप में रख दें, ये जो डिपेंडेंस है, आपने बिल्कुल सही बात कही थी कि यही बात तो राहुल गांधी जी ने भी कही थी। ये जो डिपेंडेंस है, ये जो निर्भर पूरी के पूरे देश को कुछ मतलब राहतों के ऊपर निर्भर करके चुनाव जीतने की तैयारी की जा सकती है। असंतोष को कुछ समय के लिए कमजोर किया जा सकता है, लेकिन असल में उससे कोई समाधान निकलता नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये कि ये बजट किसी भी तरीके से आशा जगाने वाला बजट नहीं है कि आने वाले दिनों में किसी तरीके की कोई बुनियादी तब्दीली हमारे देश में होने वाली है, रोजगार पैदा होने वाले हैं, जनता की सहूलियतें बढ़ने वाली है, जीवन स्तर सुधरने वाला है। ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। ये कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट के द्वारा कॉर्पोरेट का बजट है। सर, मैं इसमें वित्त दूसरी मंत्री ने 23 बार रोजगार शब्द कहा है, सब एम्प्लॉयमेंट हाँ शब्द। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि वो जितनी बार भी लेते हैं नाम उतना ही ज्यादा अनिष्ट होने की आशंका पर्याप्त बनी रहती है। मोदी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि निर्मला जी के बारे में ये बात नहीं कही जाती है, लेकिन ये मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जिसको भी गले लगाते हैं वो उसके बाद खतरे में ही पड़ जाता है या दिवंगत हो जाता है। इसलिए ये उन्होंने अगर बार बार रोजगार का नाम लिया है तो उसके पीछे 4 जून का जो वर्डिक्ट है, जनादेश है, उस जनादेश का डर है कि लोगों के बीच में रोजगार के प्रश्न को लेकर बहुत बेचैनी है। लेकिन देखिए 2 चीजें फंडामेंटल हैं। एक बात तो जो कही गई है बिल्कुल सही, मतलब जो मीनू जैन जी की बात जितनी मैंने सुनी है उसमें एक बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि इसमें मतलब ये किसी तरीके का नया उत्पादन करके एक वास्तविक रोजगार देने की बात नहीं करता। तो पहला जो बड़ा सेक्टर है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, वो बड़ा सेक्टर तो है एम्प्लॉयमेंट का और प्रोडक्शन का, जिसके मामले में इस बजट में किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं है जितना मैंने देखा और अभी तक पढ़ा है। एक बात। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो पिछले दिनों में सबसे ज्यादा असंतोष का केंद्र भी रहा है और वो सेक्टर है एग्रेरियन सेक्टर। एग्रेरियन सेक्टर के बारे में तो ये कमाल का बजट है। इस मामले में कमाल का बजट है कि जो मुद्दे इस देश के किसान लगातार उठा रहे हैं, और केवल किसान नहीं, अर्थशास्त्री भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारत की जो कृषि की हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको सुधारने के लिए कुछ पॉजिटिव मेजर्स उठाए जाने चाहिए, गवर्नमेंट की ओर से कुछ इंटरवेंशन होना चाहिए। ऐसी किसी भी किस्म की वो आश्वस्ति ये बजट नहीं देता है। जैसे एक मतलब बल्कि उनके लिए खतरे का संकेत और ज्यादा देता है। उदाहरण के लिए 2 बड़ी चीजें हैं जो पिछले दिनों से हमारे देश के एग्रेरियन सेक्टर को, ग्रामीण आबादी को बहुत ज्यादा परेशान करती रही हैं। एक तो जो खेती है, उस खेती से जो आमदनी का जो संकट है या आमदनी और निवेश के अंदर जो अनुपात में जो फर्क है, वो सबसे बड़ा सवाल था। तो एक बड़ी मांग जो चली आ रही थी, वो मांग ये चली आ रही थी कि खेती की लागत कम होनी चाहिए। एमएसपी की बात छोड़िए, एमएसपी के मामले में तो नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी भी तरीके की उम्मीद इस देश के किसानों को नहीं है। लेकिन ये जरूर आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कम से कम लागत को कम करने की बात तो वो करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बार जिस तरीके का बजट किया है उसमें जो सब्सिडी को घटाने की बात की है उन्होंने, खासतौर से एग्रेरियन सेक्टर में जिन 3 चीजों को सब्सिडी दी, खाद को दी जाती थी, फूड को दी जाती थी, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को दी जाती थी, उसमें बड़े पैमाने पर उन्होंने कटौती करने की कोशिश की है। एक तो बड़ा काम उन्होंने ये किया है जिसका नतीजा ये निकलेगा
कि इसका जो फायदा होगा वो फायदा उन बड़ी बड़ी कंपनियों को होगा जो इन सारी चीजों को बनाते हैं, और किसानों की लागत और भी ज्यादा घट जाएगी। एक बड़ा प्रश्न तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक और चीज है जिसमें उन्होंने कटौती की है, या मतलब बढ़ोतरी न करके भी कटौती करना होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से रुपए की कीमत घट चुकी होती है, ये बात यहाँ पर बोली जा चुकी होगी। लेकिन उन्होंने जो मनरेगा का काम था, जो गांव में पलायन को रोकने का काफी हद तक उसने एक योगदान दिया था 2014 के बाद से, जब से वो कानून आया था, उसमें भी उन्होंने मनरेगा में भी बिल्कुल 0% की बढ़ोतरी भी उन्होंने नहीं की है। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने इन सब चीजों में कटौती करके, मतलब सब्सिडी में कटौती करके और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है उसकी लागत को। तो एग्रेरियन सेक्टर के लिए भी ये बिल्कुल निराशाजनक बजट है। मैं आखिरी बात एग्रेरियन सेक्टर के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूँ, और वो बात है कि इसमें बड़े जोर से एक बात कही गई है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन किया जाएगा। ये दावा किया गया है कि लगभग 1 करोड़ किसानों को इस नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग जो बजट तैयार करते हैं, वो जो साउथ ब्लॉक या नॉर्थ ब्लॉक जहां भी बैठते हैं, वो कभी किसी खेत पर जाकर खड़े हुए हैं क्या 2 घंटे के लिए? वो समझते हैं कि फार्मिंग क्या होती है, वो समझते हैं कि नेचुरल फार्मिंग और जिसको वो तथाकथित अननेचुरल फार्मिंग मानते हैं, उसमें क्या फर्क होता है? इतना अगर जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग की या नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही है, आप उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, एक बार की मान भी लिया, लेकिन आप उसके लिए इतना सारा गोबर कहां से लेकर आएंगे? किसी न किसी स्तर पर तो आपको उसको मतलब मोटिवेशन देना होगा। तो ऐसी मतलब जुमलेबाजी की बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं, और मुझे तो लगता है कि जो जिस बात पर उन्होंने ज्यादा ही जोर दिया है वो ये कि बागवानी को जरूर वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश की खेती को सिकोड़ कर वो केवल हॉर्टिकल्चर तक या बागवानी तक या फूल पौधे पैदा करने तक ही सीमित करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इसका एक उदाहरण और भी है कि उन्होंने जो प्रोत्साहन दिए हैं वो दूसरी फसलों के नाम पर देने की, खासतौर से दलहन तिलहन पर देने की तो बात उन्होंने की है, लेकिन वो प्रोत्साहन उन्होंने गेहूं या धान के लिए नहीं दिए, जो इस देश की जनता की बुनियादी आवश्यकता है। तो ये किसी भी तरीके से ऐसा सकारात्मक बजट नहीं है जिससे मतलब ये लगे कि आने वाले दिनों में गांव में हालत सुधरेगी या शहरों में भी कुछ होगी। इस तरीके का कुछ है नहीं। और ये सब डिजिटल विजिटल की बातें वही लोग कर सकते हैं जो लोग खेत से मीलों दूर रहते हैं। डिजिटल का एक कंट्रीब्यूशन है लोगों की जानकारी को अपडेट करने के मामले में, सूचनाओं के आदान प्रदान के मामले में, लेकिन खेती तो जमीन में बीज डालने के बाद और उसको ठीक तरीके से पालने पोसने के बाद ही होती है। ये बात इन्हें समझाए जाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल मुझे केवल इतना ही कहना था। मैं सबसे पहले तो आपकी मेहनत को दाद देना चाहता हूँ, जो आपने लगातार 2 सवा 2 घंटे तक इस काम को किया है। बजट जैसे इस प्रश्न पर इतनी अच्छी चर्चा कराना, इसके लिए जनचौक को बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं संक्षेप में बोलूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते जब हमें लगता है कि देखो हमने पहले ही कहा था ऐसा होने वाला है, तो एक सेंस ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा जो प्रेडिक्शन था वो सही साबित हुआ। लेकिन एक आम नागरिक के नाते बहुत चिंता भी होती है कि ये कहां पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। ये बजट केवल उन उम्मीदों को निराशा में बदलने वाला ही नहीं है, बल्कि इस बजट में वो सारे बुनियादी फाउंडेशंस जो है, जो आने वाले दिनों में उम्मीद पैदा करते हैं कि यहाँ से ठंडी हवा आएगी, यहाँ से कुछ पानी मिलेगा, यहाँ से कुछ चूल्हे में आग जलने की संभावना होगी, ऐसी किसी भी तरीके की संभावनाओं को पैदा करने वाला नहीं है। ये ज्यादा चिंता की बात है। इसलिए एक नागरिक के नाते चिंतित होना स्वाभाविक है। और जैसा कि अभी आपने एक सवाल पूछा था कि इस, और किसी ने कहा भी कि चुनाव के बाद ये बदल जाएंगे, ये उम्मीद की गई थी। चुनाव के बाद वो बदले हैं, लेकिन वो नकारात्मकता की ओर ज्यादा बदले हैं, जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। तो पहली बात तो ये कि ये बजट आने वाले दिनों में हर तरीके के ध्रुवीकरण, तनाव और जिसको कहते हैं स्ट्राइफ को बढ़ाने वाला बजट साबित होने वाला है। और आखिरी बात ये कि इसका विकल्प तो आपको ढूंढना पड़ेगा, केवल आलोचना नहीं देनी पड़ेगी। और विकल्प के कुछ पहलुओं के बारे में मीनू जैन जी ने बोला था, वो मतलब मैं नहीं समझता कि वो लेफ्ट की तरीके से बात कर रही थी, लेकिन फिर भी विकल्प के रास्ते वहीं से निकलते हैं। जो मोटा मोटी इंडिया गठबंधन के कैंपेन में थे,
जाहिर सी बात है कि वो लेफ्टिस्ट मेमोरेंडम या एजेंडा नहीं है जिसको हम मानते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आज जिस स्थिति में हम फंसे हैं, वहां पर हमें लघु उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना होगा, उनको हमें मदद करनी पड़ेगी, ऐसी नीति हमें बनानी पड़ेंगी, और ऐसी नीति बन सकती है, उसके लिए पैसा है। हमें एग्रेरियन सेक्टर को मदद करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त राशि है, हम चाहे तो कर सकते हैं। और हमें ये जो कॉरपोरेट का, खासतौर से जो विदेशी कंपनियों का हमारे माल के मार्केट के अंदर जो इंटरवेंशन हो रहा है, वो हमें रोकने के बारे में कुछ न कुछ प्रबंध करने पड़ेंगे। तो अपनी खुद की आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, और वहीं पर विदेशी माल से इस देश को पटने से बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मुझे याद आ रहा है बोलते बोलते 1944 में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जिसे टाटा बिरला प्लान कहा गया था। उस जमाने के 10 उद्योगपतियों ने भारत की आगामी आर्थिक नीतियों की दिशा क्या होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ कहा था। मुझे लगता है कि उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। वो लेफ्टिस्ट प्लान नहीं था, कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का नहीं था। वो उन उभरते हुए उद्योगपतियों का प्लान था जो इस देश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर देखना चाहते थे। उसमें वो लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, उसमें वो पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने की बात करते हैं, उसमें वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, उसमें वो इरिगेशन और एग्रेरियन इश्यूज से जुड़े हुए तमाम सारे मामलों में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें वो सारे लोगों को फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। दैट वाज ए सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंग। तो मुझे लगता है कि ये इन सारी चीजों की ओर लौटना पड़ेगा। जब ये बार-बार चीन की बात होती है, तो चीन ने ये सारे काम करने के बाद उस तरीके का प्रयोग किया जिस प्रयोग की वजह से आज वो पूरी की पूरी दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में तब्दील हो गया है। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी काम है वो ना हुए हैं, न इस बजट में उस तरीके की कोई आशा है। अभी ये जो बात की शायद आपने ही की कि बिहार को जो पैसा मिला है उससे वहां पे एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। एयरपोर्ट्स अच्छे बनाने की जरूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की जरूरत है? 16 पुल टूट चुके हैं, लोगों की कनेक्टिविटी खत्म हो रही है, किसानों की हालत बहुत बदतर है। मैं इस इलेक्शन में देख कर आया था वहां पर गांव में। तो इन सारी चीजों को ठीक करना है या ये जो दिखावटी एक तामझाम इकट्ठा करके और डेवलपिंग इंडिया का एक जो झांसा पैदा किया गया है कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बन जाएंगे, हाईवेज बन जाएंगे, लेकिन असली सुधार करना है तो उसके लिए वैकल्पिक नीतियां लानी पड़ेंगी। बिल्कुल आखिरी बाकी है कि किसान आंदोलन ने ये चमत्कार तो दिखाया है कि उसके वो तमाम सारे एजेंडे, उसके वो तमाम सारे इश्यूज इंडिया गठबंधन की उन बुर्जुआ पार्टीज के एजेंडे पर भी उनको लाने पड़े हैं। तो रास्ता यही है कि मैं इस तरीके से एजिटेट करके लोगों को लामबंद करके एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमारा अपना एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए, वर्किंग क्लास का, एग्रेरियन सेक्टर का, मिडिल क्लास का। अभी तो कॉर्पोरेट का प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है और उसके दबाव में वो सज्जन है जो जैसा कि आपने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है, ये किया जा रहा है। ये एक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है, मनोरोग है। मेरी एडवाइस है अपने भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जो मोदी जी के शुभचिंतक हैं कि उन्हें कुछ दिन के लिए विश्राम पर भेजना चाहिए और उन्हें अच्छी चिकित्सा का बंदोबस्त करना चाहिए।